नमस्कार साथियों। पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम लोग हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे टॉपिक का नाम है हरित गृह प्रभाव। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस एक घर है। ओके, ये घर कहाँ होता है? जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर वनस्पतियों का उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि कांच के घर बनाए जाते हैं। कांच के घर बनाए जाते हैं और उसमें पौधों का विकास किया जाता है, यानी उनकी जो है देखभाल की जाती है, उगाया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, पहले समझते हैं कि सबसे पहले बात होता है सूर्य का प्रकाश जो है इस कांच के घर में प्रवेश करता है और यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनके द्वारा या जमीन के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। पहली क्रिया ध्यान रखना है कि इसमें दृश्य प्रकाश कांच के को पार कर जाता है। ठीक है, दूसरी क्रिया क्या होती है, जब ये इस प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश या विकिरण को सोख लेता है तो फिर क्या करता है, इसको गर्म करके, जब गर्म होता है इसको वापस लौटा देता है और वापस लौटते हुए जो है जो विकिरण होता है उसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन में क्या होता है, आते हुए दृश्य प्रकाश आया। क्या आया? दृश्य प्रकाश। और लौटते हुए जो है जब ये विकिरण लौटता है तो वो होता है औरक्त प्रकाश, औरक्त किरण। हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ, वो औरक्त प्रकाश के वेवलेंथ से कम होती है। इसलिए ये आ तो जाती है, लेकिन जब ये औरक्त किरण के रूप में वापस जाने लगती है तो वापस नहीं जा पाती। और इसको जो है फिर क्या होता है, इसी जो है घर में, कांच के घर में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से होता क्या है कि ये कांच का घर जो ठंडे प्रदेशों में होता है गर्म बना रहता है और उसमें पौधों के जीवन के लिए जो है अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो जाती है। अब यही कांच का घर ग्रीन हाउस है। ठीक है, अब ये प्रभाव प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर दिखता है। ये हमारी पृथ्वी है, इसको एनर्जी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सूर्य से जब एनर्जी मिलती है, जो विकिरण होता है वो सीधे हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये दृश्य प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाश पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद जब हमारी पृथ्वी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो क्या करती है, इसको औरक्त विकिरण के रूप में, ठीक है, फिर याद करिएगा, दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ जो है कम होता है और औरक्त विकिरण का जो है वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो है ये, ठीक है, और हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह यानी क्षोभ मंडल में, जिस तरह से यहाँ कांच के घरों में यहाँ था, ठीक है, तो कांच का बना हुआ था ढक्कन, लेकिन हमारी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो है क्षोभ मंडल की निचली परत, यानी जो है हमारी वायुमंडल की निचली परत जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल में प्राकृतिक रूप से कुछ गैसें मौजूद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये गैसें प्राकृतिक रूप से वही कार्य करती हैं जो कि यहाँ पर जो है वो कांच का घर कार्य कर रहा था। जैसे चारों ओर कोई व्यक्ति कंबल ओढ़कर सो जाए और उसकी ही एनर्जी से वो कंबल क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक इसी प्रकार से
जब ये पृथ्वी जो है औरत कीड़ों को लौटाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो इसको जो है ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प नाइट्रस ऑक्साइड, इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। सोख करके जो है क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म होने का ये जो प्रभाव है हमारे पृथ्वी पर, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ये जो है गर्म करने का कार्य इन गैसों के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को खोजा था, तो आप बताइएगा, जोसेफ फूरियर ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस पे जो गैसें हैं, कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली जो गैसें हैं वो कौन सी है। तो सबसे पहली है H2O यानी जलवाष्प। ध्यान रखिएगा, जलवाष्प के बनने में मानव का ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से जो है उपस्थित है यहाँ पे हमारे वायुमंडल में। ध्यान रखिएगा, अगर से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक जो रूप से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट या जो है प्रभाव उत्पन्न करती है, तो उसमें आप करिएगा जलवाष्प। लेकिन मानव के द्वारा अन्य जो गैसों का उत्सर्जन जो है किया जा रहा है, वो गैसें ज्यादा प्रभावी हैं। तो पहली गैस यहाँ पर इसलिए हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग में, जिसको हम कह सकते हैं, इस गैस का योगदान है 60% होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज्यादा योगदान है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 60% योगदान है। कहाँ से निकलती है, वाहनों कारखानों में जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल डीजल के दहन करने से इस गैस का निकलना होता है। ठीक है, दूसरी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग या यूं कह लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करती है, मीथेन गैस। ओके, इसका योगदान है 20% ग्रीन हाउस में। 20% इसका योगदान है। कहाँ से निकलता है, धान के खेत से। कई बार पूछा है टीटी की परीक्षा में। पशुओं की जुगाली से, मवेशियों के गोबर से, कूड़े के ढेर से। ठीक है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसको हम लोग लिखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका योगदान 6%। अगर इस योगदान को घटते हुए क्रम में पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे लगाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम जानते हैं कि एसी और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वहां से जो है ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है ये गैस बहुत तेजी से जो है ओजोन परत का क्षरण कर रही थी। तो इस गैस के स्थान पर यानी उसके विकल्प के तौर पे दो गैसें का उत्पादन कूलैंड में किया जाने लगा, जो भी है सिस्टम कूलैंड। ठीक है, जो ठंडा शीत गृहों इत्यादि में। HFC कहा जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। इन दोनों गैसों का शीत यानी ठंडे जो कोल्ड स्टोरेज है या एसी फ्रिज है, उसके कूलेंट में ये जो है प्रयोग किया जाने लगा। ये ओजोन परत का नुकसान तो नहीं करता है, बट ये जो है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको दिख रही होगी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये गैस, इसकी मात्रा तो सबसे कम है
लेकिन ये पावर स्टेशनों से जनरेट होने वाली जो गैस है सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो एक क्रम ये याद रखिएगा कि जो है सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग या मीथेन ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा प्रभाव वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर बाकी ये। ठीक है, ऊपर से नीचे घट रहा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा का शोषण करती है या गर्म होने का प्रभाव पैदा करती है, इसको पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे इसको भी एक आध बार पूछा गया है। यूनिस न्यूटन फुट याद रखिए। इन्होंने प्रयोगशाला में एक जार में प्रयोग करके बताया, यूनिस न्यूटन फुट ने, कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी पैदा करती है। ठीक है, और इस पे एक और प्रश्न याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। इस संबंध को एक वक्र जो है बनाया गया, ठीक है, ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ को क्या कहा जाता है? कीलिंग कर्व। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। कीलिंग कर्व, कीलिंग माने मारने वाला। ठीक है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आपको मारेगी। तो कीलिंग कर्व किससे है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी का ये है। फिर देखिए दोस्तों, इस पे एक प्रश्न एक और पूछा जाता है। यहाँ है GWP के अनुसार जो है गैसों का योगदान क्या है। ठीक है, तो GWP का फुल फॉर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस कितनी ताकतवर है। ध्यान रखिएगा, वहां प्रतिशत जरूर कार्बन डाइऑक्साइड का था, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर होती है उसमें ध्यान देखिएगा, ये GWP यानी पावर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मान लिया जाता है। इसको पूछा गया है GWP को निर्धारित करने के लिए किस गैस को आधार माना गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक माना गया। इससे 30 गुना शक्तिशाली होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस का पावर कितना होता है गर्म करने का हमारी धरती को? ये 30 गुना ज्यादा जो है गर्म कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से 300 ज्यादा गुना गर्मी पैदा करने की ताकत किसमें होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है परफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षा 7000 गुना इसकी क्षमता होती है। इसके बाद देखिएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये 1300 गुना जो है 13000 गुना होती है। और सल्फर हेक्साफ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मानव निर्मित गैसें हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस नहीं है, मानव निर्मित गैस है। कभी कभी विकल्प में डाल देता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस नहीं है। और सबसे खतरनाक यही होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, 24000 गुना ज्यादा जो है ये गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात होती है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो विश्व में कौन सा देश जो है इसका सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। तो इस पे लगातार जो है एक डाटा कभी कभी पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन जो देश है वो कौन है? चीन है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, पहले नंबर पे कार्बन उत्सर्जन में चीन का, दूसरे नंबर पे अमेरिका का, और तीसरे नंबर पे भारत का। तो इस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हमारी धरती पर एक बड़ी समस्या आ रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक तापन। ठीक है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं?
ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तपन। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न छोटा सा है कि वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, ठीक है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? स्वांते अरेनियस ने बताया था कि वैश्विक तपन है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है उसको देने वाले वैज्ञानिक कौन है? वालेस स्मिथ ब्रोकर। ठीक है, वालेस स्मिथ ब्रोकर, इन्होंने कहा कि वैश्विक तपन हो रही है, उसको शब्द का नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है तेजी से जो ग्लेशियर हमारे आर्कटिक क्षेत्र के हैं या अंटार्कटिका के क्षेत्र के हैं या जो भी ग्लेशियर हैं वो तेजी से पिघलने लगेंगे, और पिघलने से क्या होगा, जो हमारे समुद्र तटीय या द्वीपीय देश हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अभी हम लोग देख रहे हैं हीट वेव का जो प्रकोप चल रहा है वो भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ फिर हम देखेंगे कि क्या मनुष्य ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या कोई कार्य करना शुरू किया? तो उत्तर है जी हाँ। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तमाम बैठकें हुई। परीक्षा की दृष्टि से उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो जापान का एक शहर है, इसको आप लोग जो है थोड़ा से और पढ़ लीजिएगा। हम अगली कक्षा में एक जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको अलग से बना देंगे वीडियो। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे है? ध्यान रखिएगा, ये वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 11 दिसंबर 1987 को जो है ये प्रोटोकॉल आया, लेकिन ये 2005 में लागू हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक समझौता है पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस समझौता को भी आप याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये समझौता आप बार बार याद रखिएगा कि बहुत सारे कॉप का आयोजन होता रहता है, लेकिन कॉप 21, ठीक है, जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहीं पर ये दोहराया गया कि पूर्व औद्योगिक स्तर से हम जो है जो पृथ्वी धरती का जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 1.5 डिग्री तक रखने का हमारा इरादा है, या हम इतना करेंगे। ठीक है, तो पेरिस समझौते को आप लोग जरूर रखिएगा, इसको कॉप 20 कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि हाल में जो कॉप हुए हैं, ठीक है, उनको जोड़ लीजिएगा। लेकिन अभी कॉप को समझाने के लिए जो है एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। बस बस